सही है भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इंशाल्लाह इस वाले पेपर को हम करते हैं, सही है। अच्छा, इसके अंदर कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो तुम लोग को तो पूछते रहना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आयान, रीसेंट पेपर्स में 30 आ रहे हैं, इम्प्रूव कैसे करूं आयान? सबसे पहले तो रिवीजन, पूरा सिलेबस ओवरव्यू करो एक दफ़ा। उसके बाद जो तुम्हारी गलतियां निकल चुकी है पास्ट पेपर्स के अंदर, उन गलतियों को पहले ओवरव्यू करो, फिर नेक्स्ट पेपर करो। इस तरह इंप्रूवमेंट आएगी तुम्हारा, ठीक है। आयान बहुत सारे हैं ना, माशाल्लाह, आयान की कमी नहीं है हमारे यहाँ। चलें बिस्मिल्लाह करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे दूसरे स्टूडेंट्स भी शामिल है ना, इसलिए मुख्तलिफ स्टूडेंट्स आ रहे हैं। आपकी क्लास के भी शामिल है, क्लास के अलावा भी। बहरहाल, फिजिक्स 5054, ठीक है, अक्टूबर नवंबर 2024 का पेपर है, पेपर 1 2। ठीक है, हम इस पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हैं। 40 मार्क्स का है। एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेनी है, और 40 क्वेश्चन। अच्छा, मैं इससे पहले कि कंटिन्यू करूं, आपको एक आखिरी बात बताता चलूं। कल के दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह मैं आपको बताऊं, क्योंकि कल के दिन में आपको जो एमसीक्यू शीट होती है जो कि सीआई के अंदर आती है, वो वाली दिखाऊंगा। क्योंकि वो एमसीक्यू शीट जो सीआई के अंदर आती है और जो आपके नॉर्मल स्कूल्स और ट्यूशंस के अंदर एमसीक्यू शीट होती है, उसमें डिफरेंस होता है। और बहुत सारे बच्चे कभी कभार गलती कर जाते हैं उसको फिल आउट करने के अंदर। तो वो मैं आपको कल दिखाऊंगा। आपने कल लाजमी आना है, उसको फिल करने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए। आपकी नजर में एक दफा वो एमसीक्यू शीट की शक्ल होगी तो इंशाल्लाह फिल करने में आप गलती नहीं करोगे। अदरवाइज प्रॉब्लम ये होता है, बच्चे उसको फिल करने में कभी कभार गलती कर जाते हैं, ठीक है। जो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे होते हैं वो तो गलती नहीं करते हैं, इसके अलावा जो लोग होते हैं वो गलती कर जाते हैं। कॉन्फिडेंटली सही तरीके से आप फिल करो, ये बहुत नेसेसरी है। इंशाल्लाह कल आपको वो एमसीक्यू शीट दिखाऊंगा, और उसको कुछ एक और टेक्निकल बातें हैं जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कल इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। आज के दिन पेपर करते हैं, कल के दिन पेपर, और ये दोनों चीजें करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, द डायग्राम शोज अ क्लोथ पेग, ठीक है, which device is suitable for obtaining an accurate value of height of the clothes peg? ठीक है। अब हमारे पास है टेप, मीटर रूल, माइक्रोमीटर, मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर वॉल्यूम के लिए होता है, ये नहीं हो सकता। मीटर रूल लॉन्ग, मीटर रूल और टेप ये लॉन्ग लेंथ्स को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसको मेजर करना बिल्कुल ही अक्लमंदी का काम नहीं, क्योंकि पैक बहुत छोटा सा होता है, बस इतना छोटा सा ही होता है, और उसको आपने बहुत छोटी सी लेंथ को मेजर करना होता है। तो इसके लिए जो बेस्ट होगा वो जो 0.0 से 2.5 सेंटीमीटर के दरमियान की लेंथ को मेजर कर सके। माइक्रोमीटर की खूसूसियत ये होती है कि 0 से 2.5 सेंटीमीटर के दरमियान की लेंथ को वो मेजर कर सकता है। इसलिए माइक्रोमीटर इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर दिस, ओके। तो आंसर हमारा इसमें सी हो जाएगा। मीटर रूल जो होता है वो लंबा इतना होता है, मीटर रूल का मतलब होता है 1 मीटर का रूल, उसके अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। ये बात, मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मीटर रूल के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसलिए ये अकलमंदी नहीं है उसको शामिल करना। नेक्स्ट, विच सेट ऑफ क्वांटिटीज आर ऑल वेक्टर्स? कौन सी क्वांटिटीज तमाम की तमाम वेक्टर्स है, ठीक है। वेक्टर्स की बात करें, एक्सेलरेशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर। वाह, पहला ही ऑप्शन हमें मिल गया, आंसर ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। तीनों के तीनों ही वेक्टर है। क्वेश्चन नंबर 3, the graph shows the motion of the cyclist during the ride that lasts 14 seconds. 14 seconds हमें टाइम पता चल गया। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट? एवरेज स्पीड बेटा फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहाँ पे टोटल डिस्टेंस 14 सेकंड्स के अंदर 25, 26, 27 पॉइंट, अच्छा नहीं एक मिनट, 25, 26, 27, 28 कवर किया आपने। तो 28 डिवाइड बाय 14, 14 मतलब 14, 14 टू द 28। एनर्जी स्केलर होती है यार, बिल्कुल एनर्जी स्केलर है। तो यहाँ पे आंसर 2 आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड हो जाएगी, ठीक है। तो टाइम आपको यहीं से मिल गया, आपको यहाँ से रीड करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। किसी को कोई क्वेरी वगैरह हो ना, वो चैट में पूछता रहे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, द डायग्राम शोज द वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन्स वेरीज विद टाइम. The section of the graph shows where the magnitude of the velocity of the train is decreasing.
वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन डिक्रीज होने का मतलब है टुवर्ड्स जीरो। ठीक है, वेलोसिटी कम होने का मतलब है जीरो की तरफ जाना। अगर तुम पी को देखो तो ये पॉजिटिव वैल्यू से जीरो की तरफ आ रही है। अगर तुम आर को देखो, ये नेगेटिव वैल्यू से जीरो की तरफ जा रही है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट इसमें मिस्टेक करते हैं, वो समझते हैं पी और क्यू। बेटा क्यू जो है वो वेलोसिटी वापस से बढ़ रही है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, क्यू में वेलोसिटी बढ़ रही है बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, जबकि आर के अंदर वेलोसिटी कम हो रही है। सो इट्स पी एंड आर। ठीक है, और मुझे कैसे पता चला आर के अंदर वेलोसिटी कम हो रही है? क्योंकि यहाँ पे -5 है, लेट्स सपोज -4, -3, -2, -1 और फिर जीरो। तो ट्रेन का वेलोसिटी डिक्रीज होने का मतलब जीरो की तरफ आना, यानी जीरो की वैल्यू की तरफ आओगे आप। अगर जीरो की वैल्यू से आप दूर जा रहे हो, वो वेलोसिटी डिक्रीज नहीं हो रही। दैट्स व्हाई इट्स पी एंड आर। Question number 5. A metal disc is squeezed in the jaws of a vise. Which property of the metal disc is unchanged when it is squeezed? ठीक है, mass, radius, distance between the atom, forces between the atoms. It's quite simple. यहाँ पे फोर्स की बात हो रही है, क्योंकि फोर्स जो है एक ऐसी चीज है जो कि तमाम चीजों को चेंज करती है सिवाय एक चीज के, एंड दैट इज मास। ये आपके नोट्स में भी लिखा हुआ है, आपको याद भी होगा। फोर्स कैन चेंज एनीथिंग बट इट कैन नॉट चेंज मास, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज नहीं होती है, इसलिए मास हमारा चेंज नहीं होता उसका। क्वेश्चन नंबर 6. द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज स्मॉलर, ओके, देन दैट ऑफ अर्थ, अर्थ से कम है। How are mass and the weight of a satellite affected as the satellite moves away from the surface of the earth into the space? अर्थ से स्पेस के अंदर जा रहा है। नंबर वन, अब दो चीजें हैं, मास है हमारे पास और वेट है। मास नेवर चेंजेस, मास नेवर चेंजेस बिकॉज मास रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, राइट? मास रिप्रेजेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड वेट रिप्रेजेंट द फोर्स। बेटा वेट का फॉर्मूला होता है W इक्वल्स टू mg। जब ग्रेविटी रिड्यूस हो जाती है प्लैनेट से दूर जाने की वजह से, तो वेट भी रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि वेट एंड ग्रेविटी दे बोथ आर लिंक टुगेदर, दे आर डायरेक्टली रिलेटेड। ग्रेविटी बढ़ेगी वेट बढ़ जाएगा, ग्रेविटी कम होगी वेट कम हो जाएगा। तो इसलिए आंसर इसका डी हो जाएगा, मास नेवर चेंजेस। ये दिमाग में बिठा लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। मैं थोड़ा स्पीड में चल रहा हूँ, मुझे बताइएगा मेरी स्पीड आप लोग के लिए ओके है या आई शुड स्लो डाउन अ बिट। मुझे जरा बताएं जरा चैट के अंदर। डेंसिटी निकालनी है, ओके फाइन। ठीक है, हमें डेंसिटी निकालनी है। द मटेरियल हैज द डेंसिटी ऑफ 2.4 ग्राम पर सीएम क्यूब। ठीक है, एंड व्हाट इज द डेंसिटी इन केजी पर मीटर क्यूब? केजी पर मीटर क्यूब के अंदर डेंसिटी निकालनी है। ठीक है, मैंने आपको एक स्टैंडर्ड बताया था बेटा, जब कभी भी आप कन्वर्जन करनी है तो आप वाटर को एज ए स्टैंडर्ड इस्तेमाल करते हो। वाटर की डेंसिटी ग्राम पर सीएम क्यूब के अंदर होती है 1, और केजी पर मीटर क्यूब के अंदर होती है 1000। आपको जो निकालना है वो 2.4 है, तो 2.4 ग्राम पर सीएम क्यूब, यहाँ आप x लिखोगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दैट इज 2.4 मल्टीप्लाई बाय 1000, दैट इज सिंपल 2400 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, दैट्स वाज वन ऑफ द शॉर्टकट्स बाय द वे। अगर इब्राहिम जैसे हमारे साथ मौजूद हैं, तो इसमें सिंपल आप ये भी कर सकते हो कि केजी पर मीटर क्यूब को टाइम्स 1000 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। An object falls vertically through air, which diagram represents the forces acting on the object A, B, C, D. अब ऑब्जेक्ट जब भी कोई गिर रहा होता है ना, उसके पास दो फोर्सेस काम करती है, एक उसका वेट है और दूसरी चीज होती है एयर रेजिस्टेंस, जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे आप अगर गौर से देखें तो हमें दो चीजें चाहिए, एक वेट चाहिए और एक एयर रेजिस्टेंस। ऑप्शन नंबर ए को आप कंसीडर करें तो फोर्स ऑन द अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट, फ्रॉम द अर्थ ऑन ऑब्जेक्ट, यस दैट्स बेसिकली वेट। ये बिल्कुल ठीक बना हुआ है, ये भी बिल्कुल ठीक बना हुआ है। बेटा वेट हमेशा सेंटर से एक्ट करता है, ये दिमाग में रखिएगा। फोर्स फ्रॉम अर्थ ऑन ऑब्जेक्ट, ये गलत बने हुए, क्योंकि वेट हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है, कभी वर्टिकली अपवर्ड एक्ट नहीं करता। जो एयर रेजिस्टेंस है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है, क्योंकि अगर ये नीचे की तरफ गिर रहा है, if it's falling downwards, air resistance should act in the opposite direction, that is upwards। ठीक है, तो इसलिए आंसर इसमें ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, an interesting question. The F is applied to the lever of length distance L from the pivot as shown.
The land deals the perpendicular distance between the force and the pivot, and the expression of the moment is this. बेटा मोमेंट का फॉर्मूला होता है F इंटू डी, और ये जो डिस्टेंस होता है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है. तो फोर्स तो F रहेगी, लेकिन डिस्टेंस पिवट से फोर्स तक का परपेंडिकुलर होना चाहिए. और अगर आप L को देखो तो L और F आपस में परपेंडिकुलर नहीं बना रहे, बल्कि कोई एंगल है हमारे पास, तो दैट कैन नॉट बी टेकन. बट यस, डिस्टेंस D को आप ऑब्जर्व करें तो डिस्टेंस D एंड फोर्स F इज मेकिंग 90 डिग्री, दैट इज बेसिकली परपेंडिकुलर. जब भी वर्ड परपेंडिकुलर का इस्तेमाल करते हो तो वर्ड परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री के ऊपर होना. तो F इंटू डी हो जाएगा, सिंपल इज दैट. ठीक है, तो हम इसको F इंटू डी कर देंगे, फोर्स इंटू डिस्टेंस. सही है, F इंटू डी, आंसर सी हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 10. A rocket is launched vertically up force from its engine. ठीक है, therefore the launch is shown. अब हमारे पास डेटा है, और डेटा क्या शो हो रहा है हमारे पास? डेटा ये शो हो रहा है कि वेट इज 1.9 मेगा न्यूटन्स. ठीक है, एवरेज एयर रेजिस्टेंस जो है वो है हमारे पास 0.1 मेगा न्यूटन्स, और जो इंजन फोर्स लगा रहे हैं दैट इज 3.5 मेगा न्यूटन्स. ठीक है, नेक्स्ट वर्क डन निकालना है. वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस. सही है, और डिस्टेंस यहाँ पे ट्रेवल करे 100. हाउ मच वर्क डन ऑन द रॉकेट इज यूज टू इंक्रीज द स्पीड इन द फर्स्ट 100 मीटर्स. वर्क डन निकालना है फोर्स इनटू डिस्टेंस. स्पीड की वर्ड को सुन के कंफ्यूज नहीं हो जाना, सिंपल उसने वर्क डन मांगे, वर्क डन का फॉर्मूला लगाएंगे. फोर्स हमें निकालनी है. अब यहाँ पे तो तीन फोर्सेस गिवन है, 3.5, 0.1, 1.9. बेटा आपने जो है फाइनल फोर्स लेनी होती है. जब भी आप वर्क डन निकालते हो उसके लिए आप फाइनल फोर्स इस्तेमाल करते हो, दैट इज जो कि रिजल्टेंट फोर्स भी होती है 3.5 माइनस 0.1 माइनस 1.9, और डिस्टेंस 100 हो जाएगा. तो आपका यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा वो 1.5 है. ठीक है, इंटू 100, एंड दैट इज इक्वल्स टू 150 मेगा जूल्स. अब आप बोलोगे सर ये मेगा जूल्स आपने डायरेक्ट कैसे निकाल लिया? बेटा यहाँ पे जो ऑलरेडी फोर्स थी वो मेगा न्यूटन के अंदर थी, तो मैंने उसको कन्वर्ट नहीं किया न्यूटन्स के अंदर, इंस्टेड मैंने उसको सिंपल वैसे ही यूज कर लिया. तो मेरे पास जो आंसर होगा वो मेगा जूल्स में आएगा पे. ठीक है, अगर मैं उसको कन्वर्ट कर लेता न्यूटन्स के अंदर तो मेरे पास जो आंसर आता वो जूल्स में आता. लेकिन चूंकि मैंने कन्वर्जन नहीं की और डिस्टेंस मेरा मीटर्स के अंदर ही है, तो अब जो मेरे पास आंसर आएगा वो मेगा जूल्स के अंदर आएगा. ठीक है, तो मुझे कुछ कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है, अपना टाइम वेस्ट करने की नीड नहीं है. आंसर स्ट्रेट अवे ए हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 11. Which equation is used to calculate the efficiency of the energy transfer? Energy transfer है, energy efficiency होता है useful मतलब output over total input, right? Useful output over total input. तो useful output हमारे पास कितना है? Useful energy output over total energy input, आपका आंसर ए हो जाएगा. ये तो सिंपल फॉर्मूला याद करने वाला है, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 12. Four objects of different masses are lifted through different distances in the different amount of times. In which combination of mass, distance and time is the greatest power transfer? पावर निकालनी है. पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन ओवर टाइम. हर एक के अंदर हमें मास गिवन है, हमें डिस्टेंस गिवन है, हमें टाइम गिवन है. बेटा वर्क डन के यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे आप mgh का डिवाइड बाय टाइम. ठीक है, अब आपके ध्यान में एक बात आ सकती है, सर यहाँ पे आपने mgh का फॉर्मूला क्यों लगाया? वर्क डन का फॉर्मूला तो फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है. इसकी रीजन मैं आपको बताता चलूं. इसका रीजन ये है क्योंकि देखें वर्क डन भी एनर्जी है जिसका यूनिट जूल्स है, और mgh यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी एनर्जी है जिसका यूनिट जूल्स होता है. तो मैं फॉर्मूले को उसकी जगह इस्तेमाल कर सकता हूं. अगर आप मिसाल के तौर पे यहाँ वर्क डन का फॉर्मूला लगाने बैठ जाओगे, दैट इज फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो बेटा फोर्स की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी सबसे पहले. और फोर्स की वैल्यू अगर आप निकालोगे दैट विल बी मास टाइम्स ग्रेविटी, यानी वेट निकालना पड़ेगा आपको, और वही डिस्टेंस जो होता है वो h हो जाएगा. तो वही mgh का फॉर्मूला बन गया. तो चाहो तो फोर्स इंटू डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओ, चाहो तो mgh का फॉर्मूला लगाओ, बात एक ही है, एक्चुअली फर्क नहीं होता इन दोनों में. अब मैं हर एक के लिए फॉर्मूला लगाता हूँ जल्दी से और आपको बताता हूँ. टू इंटू 9.8 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस है हमारे पास 2 डिवाइड बाय 3. ठीक है, एक साथ ही कैलकुलेशन कर लेंगे. दैट इज 1.5 इंटू 9.8 इंटू 2.5 डिवाइड बाय 2. ठीक है, ये हो जाएगा 2 इंटू 1.5 डिवाइड बाय
सॉरी, 2 इंटू 9.8 डिवाइड बाय 2। अरे यार क्या हो गया, 1.5, सॉरी। अच्छा, तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5 मल्टीप्लाई बाय 9.8 डिवाइड बाय 1.5, सही है। इस तरीके से हो जाएगा। अब देखें इधर, 2 इंटू 9.8 मल्टीप्लाई बाय 2/3, आंसर आ गया 13। ठीक है, दूसरे में आ जाओ, 1.5 इंटू 9.8 मल्टीप्लाई बाय 2.5 डिवाइड बाय 2, दैट इज 18। ठीक है, तीसरा, 2 इंटू 2 इंटू 9.8/1.5, 26। ठीक है, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5 मल्टीप्लाई बाय 9.8 डिवाइड बाय 1.5, दैट इज 24.5। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। दैट मीन्स उसके अंदर हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आई है। ठीक है, शाबाश मारिया। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। द एयर एट द प्रेशर 1 times 10 with the power of 5 Pascal is Newton per meter square, या Pascal एक ही बात है, strapped in a container by a piston. A force is applied to move the piston down into the container. The temperature of the air remains constant. The distance between the base of the container piston decreases from 0.18 to 0.15, यानी 0.18 पहले था और बाद में 0.15, यानी यहां तक अगर जब आएगा तो डिस्टेंस यहाँ पे इसका 0.15 मीटर्स हो जाएगा। हमें नया प्रेशर निकालना है। फॉर्मूला अप्लाई करोगे, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये है कि आपके पास डिस्टेंस गिवन है, बिल्कुल मरिए। अब इसके बाद आपके पास डिस्टेंस गिवन है, आपके पास वॉल्यूम गिवन नहीं है। ठीक है, तो ऐसे केस के अंदर बेटा वॉल्यूम को बेसिकली हम जो है ना वॉल्यूम की जगह डिस्टेंस इस्तेमाल कर लेते हैं, ओके रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसके पीछे की लॉजिक ये है कि पिस्टन का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए कोई इशू नहीं है। तो कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आए P1, जब आपको लगे कि दो प्रेशर्स आ रहे हैं और दो वॉल्यूम होने चाहिए लेकिन दो वॉल्यूम नहीं गिवन बल्कि डिस्टेंस गिवन है आपके पास, तो ऐसे केस के अंदर आप क्या करोगे? ऐसे केस के अंदर आप सिंपल एक चीज को अपने ध्यान में रखोगे, और वो चीज क्या है? वो ये चीज है कि भाई हम इस केस के अंदर वॉल्यूम्स की जगह डिस्टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका रीजन, इसकी लॉजिक ये है कि पीछे जो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है पिस्टन का वो सेम है। तो मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, 1 × 10 with the power of 5। वॉल्यूम 1 जो है मेरे पास 0.18 है। ठीक है, प्रेशर 2 मुझे निकालना है, वॉल्यूम 2 0.15 है। ठीक है, तो P2 विल बी इक्वल टू 1 × 10 with the power of 5 इंटू 0.18 डिवाइडेड बाय 0.15। ठीक है, जरा मैं कैलकुलेटर आप लोग के सामने बार बार इसलिए यूज कर रहा हूँ, दो मुझे इन सब के आंसर्स पता हैं, लेकिन मैं कैलकुलेटर यूज करने की वजह यह है कि आप लोग को ये समझाना और ये सिखाना कि बेटा कैलकुलेटर इस्तेमाल किस तरह करना है। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कैलकुलेटर गलत इस्तेमाल करते हैं। देखो आपके पास आंसर आ रहा है 120, यानी 1.2 टाइम्स 10 विद द पावर ऑफ 5 पास्कल, सी आंसर आया। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, हाँ बिल्कुल जीजा, आप लेंथ में भी यही सेम फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, ओके। क्योंकि लॉजिकली हम बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। देखो इस छोटी सी बात में इन डेप्थ थोड़ी सी समझाने की कोशिश करूं। बेटा वॉल्यूम का एक फॉर्मूला होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू हाइट या डेप्थ। ठीक है, हाइट के अगर आपका ये देखो, ये पिस्टन तो सेम है ना, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, तो बेशक आप हाइट चेंज कर रहे हो, डजेंट मैटर। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर सेम है तो आप अपने वॉल्यूम की जगह क्रॉस सेक्शनल एरिया तो रखोगे, लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया चूंकि गिवन नहीं है तो आप सिंपल हाइट की वैल्यू रखो और अपना आंसर निकाल लो। ठीक है, इसके पीछे का लॉजिक ये है। तो बेसिकली सिंपल अल्फाज में या आसान अल्फाज में मैं आपको समझाता चलूं, तो आप हाइट रख के अपने आंसर निकाल सकते हो। Question number 14. A sealed gas container syringe contains a gas that is kept at constant volume. वॉल्यूम कांस्टेंट है, सही है। इसका मतलब है टेम्परेचर और प्रेशर का लिंक होना चाहिए, और टेम्परेचर और प्रेशर दे बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। Which law describe how the change in temperature, देखा, of the gas affects the its pressure। टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर बढ़ा, नो, टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर भी कम होना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा, सिंपल सी आंसर हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, सिंपल अल्फाज में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15।
द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ द गोल्ड इज 1064 डिग्री सेल्सियस, ये डिग्री सेल्सियस में गिवन है। व्हाट इज द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ द गोल्ड एट केल्विन स्केल? बेटा इसके लिए एक फॉर्मूला इस्तेमाल होता है केल्विन का, वो ये होता है कि केल्विन इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। जो भी आपकी डिग्री सेल्सियस की वैल्यू आप वहां पे पुटअप करते हो 1064 प्लस करते हो 273, तो आपका आंसर केल्विन के अंदर आ जाता है। ठीक है, इस केस के अंदर जो आपका आंसर आएगा वो आया जाएगा 1064 प्लस 273, दैट इज 1337। ठीक है, डी आंसर आ जाएगा, बिल्कुल ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वाइट एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि एट विच टेम्परेचर आर द थ्री एलिमेंट आर इन डिफरेंट स्टेट्स? आर्गॉन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। ठीक है, अब जरा समझिएगा, आर्गॉन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। अगर हम थोड़ा सा इस चीज को एनालाइज करें, ठीक है, अब इस चीज को एनालाइज करें, मैं एक चीज स्टूडेंट्स को बताता चलूं बेटा, एक होता है मेल्टिंग पॉइंट, एक होता है बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट से पीछे का जो टेम्परेचर होता है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट सॉलिड होता है। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के अंदर ऑब्जेक्ट लिक्विड होता है। और बॉइलिंग पॉइंट के बाद जो होता है ऑब्जेक्ट गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो कोई भी सब्सटेंस होता है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि तीनों का स्टेट डिफरेंट हो। ठीक है, तो पहले हम -220 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बात करते हैं। मैं डिफरेंट कलर्स के साथ काम करूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे आपके लिए 1 2 3 4, ठीक है, मैं यहाँ पे A B C D करके आपके लिए एक ऑप्शंस कॉलम्स क्रिएट कर देता हूं, ताकि आपको पता हो कि इनके स्टेट्स क्या चल रहे हैं। ठीक है, ए के अंदर -220 डिग्री सेल्सियस है। -220 डिग्री सेल्सियस का मतलब ये है कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो इस वक्त सॉलिड स्टेट के अंदर है। ठीक है, -220 डिग्री सेल्सियस का मतलब है नाइट्रोजन के अंदर जो स्टेट है वो सॉलिड स्टेट के अंदर है। -220 डिग्री का सेल्सियस का मतलब है कि ऑक्सीजन के अंदर जो टेम्परेचर है वो सॉलिड स्टेट के अंदर है। ए के अंदर तमाम के तमाम स्टेट सेम है, इसलिए आंसर ए नहीं हो सकता। बी पे आ जाइए, -205। -205 का मतलब है ये सॉलिड स्टेट के अंदर है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट से भी पीछे जा रहा है। ठीक है, ये इनका मेल्टिंग पॉइंट है, ये इनका बॉइलिंग पॉइंट है, याद रखिएगा। -205, -205 नाइट्रोजन का मतलब ये है कि ये लाई कर रहा है इन दोनों के दरमियान। इसका मतलब यहां पे ये लिक्विड स्टेट के अंदर है। -205 का मतलब है कि ये 183 118 के दरमियान लाई कर रहा है, इसका मतलब ये लिक्विड स्टेट के अंदर है। अभी भी सबके स्टेट सेम नहीं हुए, इसका मतलब ये गलत है। आ जाओ, तीसरा ऑप्शन हम डिस्कवर करते हैं। आ जाओ, -190। -190 का मतलब है ये बियॉन्ड जा रहा है, ये -190, इसका मतलब ये सॉलिड है। -190 का मतलब है ये यहाँ पे है। ठीक है, -190 का मतलब ये यहाँ पे है, इसका मतलब ये गैसियस स्टेट के अंदर है। -190 का मतलब है 183 एंड 218 के दरमियान है, इसका मतलब ये लिक्विड स्टेट के अंदर है। हमारा आंसर सी हो जाएगा, हमारा आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा हम एक और स्टेट को देख लेते हैं, हमारे आखिरी वाले को। -175, -175 को अगर आप ऑब्जर्व करें तो वो यहाँ पे लाई करता है, इसका मतलब यहाँ पे ये गैसियस स्टेट के अंदर है। -175 नाइट्रोजन के अंदर यहाँ लाई करता है, इसका मतलब ये गैसियस स्टेट के अंदर है। -175 ऑक्सीजन के लिए यहाँ लाई करता है, इसका मतलब ये गैसियस स्टेट। आप देख रहे हो, बॉइलिंग पॉइंट से आगे गैसियस स्टेट होता है, इसीलिए हमारा आंसर स्ट्रेट अवे सी हो जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से हमारा जो सबसे डिफरेंट तीनों स्टेट है वो सी के ऊपर है। ये वाला जो क्वेश्चन था ना, इस ये काफी मैसी हो सकता था नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए कुछ भी करने के ऊपर ना। तो इसमें सबसे बड़ी टेक्निकलिटी ये थी कि अपने क्वेश्चन को, अपनी वर्किंग को आप किस तरह अरेंज करते हो, ये बड़ी टेक्निकलिटी थी इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 17, जीजा का कोई आज सवाल आया है। टाइम भी ले रहा है ये क्वेश्चन। जीजा, अगर तुम प्रैक्टिस करोगे ना, जिस तरह मेरी जो पर्टिकुलरली स्पीड थी अभी, ये आपको समझाने के अंदर थोड़ी स्पीड कंज्यूम हुई है। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे बेटा, इतनी स्पीड पे आ जाओगे। ये इतने डिफिकल्ट चीज नहीं है, ये टाइम कंज्यूमिंग तो है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इतना टाइम नहीं कंज्यूम करेगा, ये लेस 1 मिनट के अंदर आराम से हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17,
The diagram shows a liquid at room temperature in a beaker, which reduces the rate of liquid evaporation. Evaporation को reduce करना है. Blowing air, evaporation बढ़ा देगा. No way. Heating the liquid, evaporation बढ़ा देगा. No way. Putting up a lid, yes. वो particles को escape ही नहीं होने देगा. तो evaporation कम हो जाएगी. What is the color and what is the texture of the best absorber of infrared radiation? ये तो ऐसे मार्क्स हैं जो सबके पास आने चाहिए, सबको पता होना चाहिए. That's dull and black, right? Dull and black substances are the best absorber of infrared radiation. Question number 19. Which law gives the velocity of the wavelength of the wave that is ultrasound wave? Ultrasound wave जो होती है बेटा ध्यान में रखिएगा, उसकी frequency greater than 20,000 hertz होती है. ठीक है, ह्यूमन हेयरिंग रेंज होती है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज. सही है. अल्ट्रासाउंड ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज, तो आपको ऐसी फ्रीक्वेंसी चाहिए दैट्स ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज. बेटा फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला होता है v इक्वल्स टू f लैम्डा. फॉर्मूले को रीअरेंज करें, ये हो जाएगा v अपॉन सी अपॉन लैम्डा. तो फ्रीक्वेंसी इज v अपॉन लैम्डा. ठीक है, दैट इज 330 डिवाइड बाय 6.6 टाइम्स 10 विद द पावर -2. कैलकुलेशन बाद में करूंगा. 890 और 689 टाइम्स 10 विद द पावर -2. -2 की लगा रहा हूं सेंटीमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए. ख्याल कीजिएगा बच्चे, ये इसमें गड़बड़ करेंगे. 1500 डिवाइड बाय 6 टाइम्स 10 विद द पावर -2 एंड 4000 डिवाइड बाय 25 टाइम्स 10 विद द पावर -2. कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं. That is 330 divided by 6.6 times 10 with the power -2. That is 5,000. ये तो नहीं हो सकता आंसर. आ जाओ भाई. 890 अपॉन 89 times 10 with the power -2. आंसर आ रहा है 11125. ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होना चाहिए. अपॉन 6 times 10 with the power -2. आंसर आ रहा है 25,000. ओके, ये दैट कैन बी अ पॉसिबल आंसर. असल में आंसर तो यही होगा. 4,000 divided by 25 times 10 with the power -2, that is 16,000. तो सिंपल से 20,000 हर्ट्ज की वैल्यू किस में ज्यादा आ रही है? सी में. तो हमारा आंसर सी हो जाएगा. ठीक है भाई, हमारा आंसर सी हो जाएगा इस तरह. The diagram shows a ray of light incident on the plane mirror. What is the angle of reflection? बेटा जहां पे ये इंसिडेंट हो रही है वहां पे आप एक नॉर्मल बनाते हो. दैट नॉर्मल इज परपेंडिकुलर एक्चुअली. ठीक है, यहाँ पे जो एंगल बनेगा दैट ये पूरा एंगल 90 होता है. 90 माइनस 30 करोगे दैट्स बेसिकली 60 डिग्री. अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज 60 डिग्री. अगर ये है तो ये भी 60 डिग्री होगा. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा 60 डिग्री हो जाएगा. ठीक है, दैट्स अ रिपीटेड क्वेश्चन बाय द वे. एक और रिपीटेड क्वेश्चन हमारे सामने मौजूद है. An object O is placed in front of the plane mirror. The diagram shows the image I formed by the mirror. Plane mirror की speciality, उसकी properties. The size of the object and the size of the image must be same. Number one, सबका size same है. The object should be appearing upright. जिस तरह object है उसी तरह image appear होनी चाहिए. इसका मतलब B गलत हो जाएगा, D गलत हो जाएगा. Number three, the object must be at the same distance from the mirror as compared to the image from the mirror. मतलब image और mirror का distance, object और mirror का distance दोनों का distances बराबर होने चाहिए. तो आंसर A हो जाएगा. C क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से और इमेज का डिस्टेंस मिरर से सेम नहीं है. ठीक है, इस वजह से सी गलत है. क्वेश्चन नंबर 22. दैट्स अ टेक्निकल क्वेश्चन. ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा कोई टेक्निकल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन कुछ लेवल के ऊपर कुछ स्टूडेंट्स को टेक्निकल लग सकता है ये. अगर हम थोड़ा सा इस क्वेश्चन को एनालाइज करें तो क्वेश्चन कह रहा है द डायग्राम शोज अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम एयर टू मीडियम क्यू. एयर टू मीडियम क्यू, दैट मींस मीडियम क्यू इज मोर डेंस. सिंपल. ठीक है, व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल? ठीक है, क्रिटिकल एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है साइन ऑफ सी ओवर 1 ओवर एन. हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए. बिल्कुल ऐसा ही है जीजा, शाबाश. तो n इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर. ठीक है, साइन आई ओवर साइन एन. एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है मेरे पास यहाँ पे जो बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे बच्चे गड़बड़ कर सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लेने में गलती कर सकते हैं. एंगल ऑफ इंसिडेंस
डिफरेंस होता है बिटवीन इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान, जो मैंने अभी अभी आपके सामने मार्क किया है। ठीक है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान। जरा 90 माइनस 42 करें, मुझे जरा आंसर बताएं चैट में कितना होगा। 90 माइनस 42 करें, और 90 माइनस 49.5, 48, थैंक यू। 90 माइनस 49.5 कितना हो जाएगा? 40.5, ओके 40.5, ठीक है। तो हम अब यहाँ पे साइन ऑफ 48 अपॉन साइन ऑफ 40.5, अब जरा इस चीज को मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊं, क्योंकि बच्चे इसमें गड़बड़ कर जाते हैं। मैं हर वो चीज कैलकुलेट करके दिखाने की कोशिश करूंगा आपको जिसमें आप सही, इसमें एक पॉसिबिलिटी आ सकती है कि गड़बड़ हो जाए। साइन ऑफ 40.5 सही है, तो आंसर आ रहा है 1.14, 1.14 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये इसकी पर्टिकुलरली वैल्यू आ रही है 1.1444 जो भी है। आगे बात, um, से हमें सी की क्रिटिकल एंगल निकालना है, राइट? तो क्रिटिकल एंगल इज बेसिकली साइन इनवर्स ऑफ 1/n, ठीक है। साइन इनवर्स 1/n है 1.114, ठीक है, इस तरीके से। साइन ऑफ इनवर्स 1/1.14, दैट इज 61.3 डिग्रीज। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग एक पहलू खड़ा होता है जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। आपको मेरी कैलकुलेशन से लगेगा ये 61.3 डिग्री के हिसाब से 61.6 आंसर मेरा सही होना चाहिए, ठीक है। और अब यहाँ पे एक काफी चैलेंजिंग सिचुएशन है हमारे सामने, ठीक है, जरा देखिएगा। 61.3 डिग्री एक तरफ और 60.9 डिग्री एक तरफ, ठीक है, ये दोनों इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। इस चीज को एनालाइज करने की जरूरत है, बेतहाशा जरूरत है। और ये सिचुएशन अराइज क्यों हुई ये भी समझना इंपॉर्टेंट है। देखो हुआ क्या है, हुआ ये कि मैंने राउंडेड ऑफ एन की वैल्यू ली है। एन की वैल्यू मैंने राउंडेड ऑफ ली है, तब जाके मेरा आंसर 61.3 आया है। अब सवाल ये कि मैं इसको मार्क करूं या इसको मार्क करूं, ये सवाल ये पैदा होता है। तो अगर आप सिचुएशन को एनालाइज करें तो बेटा इससे हमें एक सबक मिलता है, क्योंकि करेक्ट आंसर आपका तो सी है मार्क्स स्कीम के हिसाब से, लेकिन बहुत सारे बच्चे होंगे जिसका आंसर डी आ रहा होगा। अब वो इस प्रॉब्लम से बचेंगे कैसे? बचने का तरीका, बेटा यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है इसको आपने राउंड ऑफ करके नहीं इस्तेमाल करना, आपने बिल्कुल वैसे डिट्टो इस्तेमाल करना है। मैं आपके सामने दोबारा कैलकुलेशन करता हूँ, जरा अब देखिएगा। साइन ऑफ 48 अपॉन साइन ऑफ 40.5, ये मेरे पास आंसर आ गया, ठीक है। और मैं इस आंसर को अब यहां पे डायरेक्ट इस्तेमाल करूंगा, शिफ्ट साइन इनवर्स, ये आंसर आ गया। शिफ्ट साइन इनवर्स 1/, आंसर आप जरा देखिएगा, 1/, आंसर आप देख रहे हैं किस तरह आंसर आया है 60.9, इस तरीके से। तो एक बड़ी अहम सबक है जो आप लोग को यहाँ पे समझ में आया, ठीक है, जो कि एक टेक्निकली प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था आपके लिए। और ये मार्क्स स्कीम के अंदर भी, जो पेपर 2 की मार्क्स स्कीम है उसके अंदर मेंशन होता है फॉर आईजीसीएसई, ये पेपर 4 के अंदर भी मेंशन होता है कि आप अपने फाइनल आंसर को राउंड ऑफ करोगे, अपनी वर्किंग के दौरान वाले आंसर्स को राउंड ऑफ नहीं करते, ठीक है। फाइनल आंसर को आप राउंड ऑफ करोगे, वर्किंग के ड्यूरेशन वाले जो आंसर है उनको राउंड ऑफ नहीं करना है आपने। तो इस वजह से हमारा जो आंसर है वो 60.9, ये हमारा करेक्ट आंसर। तो इसके पीछे की लॉजिक भी मैंने आपको समझा दी, इसका प्रॉब्लम भी समझा दिया, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है ये भी बता दिया। क्वेश्चन नंबर 23, विच टू वेव्स आर कॉम्पोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में क्या होता है? रग्बी मैच इज वेरी अनलाइक एक्साइलोफोन गेम। रग्बी मैच इज वेरी अनलाइक एक्साइलोफोन गेम, ये हमने एक छोटे स्मॉल याद किया हुआ है, ठीक है। तो माइक्रोवेव पार्ट है, एक्स रेस पार्ट है, आंसर डी हो जाएगा बेटा। वाटर वेव्स, अल्ट्रासाउंड, साउंड, ये हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का पार्ट नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 24, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। The diagram shows an iron nail in four different situations. In which diagram is the nail an induced magnet? इंड्यूस्ड मैग्नेट का मतलब होता है मैग्नेट के पास रखा हुआ, ठीक है।
बच्चे कुछ ना कुछ इस मामले के अंदर और इस मामले के अंदर कंफ्यूज हो जाएंगे, और इस चीज के अंदर, ठीक है। ऐसे केस के अंदर बेटा आपको ये समझना पड़ेगा कि आयरन बार है, आयरन नेल है, कोई मैग्नेटिज्म नहीं होगा। और यहां से जो मैग्नेट बनता है ना, उसे इंड्यूस मैग्नेटिज्म नहीं बोलते, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो यहाँ पे इन्होंने इंड्यूस मैग्नेटिज्म की बात की, इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात नहीं की है। तो इंड्यूस मैग्नेटिज्म मैग्नेट के करीब लाके रखने को बोलते हैं, ठीक है, और जिसकी वजह से उस आयरन नेल के अंदर मैग्नेटिज्म इंड्यूस्ड होता है, उसका अपना खुद का नहीं होता। इसलिए आंसर ए हो जाएगा इसका। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं है, कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। Which law shows the magnetic material and a non-magnetic material? Magnetic material, non-magnetic material का मतलब ये है कि भाई वो चेंज नहीं होते, ठीक है। मतलब non-magnetic material are the material that do not basically convert into a magnet। वो बिहेव ही नहीं करते, वो मैग्नेट से उसका कोई इफेक्ट ही नहीं होता। कॉपर, एल्यूमिनियम, दे बोथ आर नॉन मैग्नेटिक मटीरियल। मैं ये आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। कॉपर एंड एल्यूमिनियम, दे बोथ आर नॉन मैग्नेटिक मटीरियल, दे आर नॉट कंसिडर्ड टू बी अ मैग्नेटिक मटीरियल। स्टील, आयरन, दे आर द मैग्नेटिक मटीरियल्स, दे आर द मैग्नेटिक मटीरियल। तो आंसर स्ट्रेट अवे आपका सी हो जाएगा। दिस इज अ फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। आप अपने नोट्स को रिवाइज करोगे, कोबाल्ट, निकल, स्टील, आयरन से इसके अलावा सब नॉन मैग्नेट होता है। हाँ, अक्सर जो है ना यही चीजें मेंशन की जाती हैं, ठीक है। असल में मैग्नेटाइट भी एक मैग्नेट है ना तो इसलिए हम बहुत ही स्कोप को लिमिटेड रखेंगे, क्योंकि हम केमिस्ट्री की तरफ नहीं चले जाएंगे भाई, ठीक है। 24 दिखा दें एक दफा, देख लो भाई। 24 का ए है ना। क्वेश्चन नंबर 26। बस अब पेपर तो आधे से ज्यादा हो ही गया है। A freely suspended rod is held perpendicular to a uniform magnetic field as shown. The magnet is viewed from above. U के ऊपर बेटा नॉर्थ पोल है, V के ऊपर साउथ पोल है। मुझे कैसे पता चला U पे नॉर्थ है, V पे साउथ है? बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड कम्स आउट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड गोज इनटू द साउथ पोल, ठीक है। व्हाट हैपेंस टू द मैग्नेट व्हेन इट इज रिलीज्ड? व्हेन इट इज रिलीज क्या होता है मैग्नेट? बेटा नॉर्थ पोल जो होता है वो साउथ को अट्रैक्ट करता है, और साउथ पोल जो है वो नॉर्थ को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। जिसकी वजह से ये मैग्नेट जो है ना घूम जाएगा, रोटेट कर जाएगा, और ये रोटेट करने के बाद इस पोजीशन पे आ जाएगा, साउथ और नॉर्थ, क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, और यहाँ पे आके फिर ये रुक जाएगा, ठीक है। इस तरह वर्टिकल होके ये स्टे कर जाएगा, फिर ये मजीद चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। ये नहीं आगे बढ़ेगा, इसलिए क्योंकि आप फोर्सेस, इसको एक एक फोर्स इस तरफ लग रही होगी, एक फोर्स इस तरफ, ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर रही होंगी, और इस वजह से ये फिर कहीं भी मूव नहीं करेगा, वर्टिकली स्टे करेगा। आंसर विल बी, इट विल बी मूविंग 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंड देन स्टॉप मूविंग। आंसर स्ट्रेट स्ट्रेट अवे बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27। नहीं, ट्रिकी क्वेश्चन नहीं था जीजा, बस तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड गोज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ये क्लैरिटी रखो इस चीज की, ठीक है। और देखो, जब कभी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बनाने को आए ना, सबसे पहले नॉर्थ और साउथ मार्क कर लो, उससे जिंदगी आसान हो जाती है, वरना जिंदगी बड़ी मुश्किल है। मतलब मैग्नेट्स को सॉल्व करने के लिए वैसे तो अल्लाह का शुक्र आसान ही होती है। अ प्लास्टिक रॉड बिकम्स चार्ज व्हेन इट इज रब्ड विद अ क्लॉथ, ठीक है। ओके, which statement gives the reason for the charge on the rod? ए पार्ट, प्लास्टिक रॉड लूजेस प्रोटॉन। प्रोटॉन तो ना भाई गेन होता है ना लूज होता है। प्रोटॉन भाई अपनी जगह से नहीं हिलते, प्रोटॉन हिल गया एलिमेंट हिल जाएगा, पूरा एलिमेंट चेंज हो जाएगा। प्रोटॉन भाई नहीं हिलते, तो ये प्रोटॉन ना गेन होता है ना लूज होता है, ये तो हटा दो आप पहली फुर्सत में। द प्लास्टिक रॉड लूजेस इलेक्ट्रॉन, अब प्लास्टिक रॉड है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रही है, ठीक है, और लूज करके वो नेगेटिवली चार्ज हो रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर रही है और नेगेटिव चार्ज भी हो रही है। भाई एक चीज के पास से जब इलेक्ट्रॉन जाएगा, डेट विल कॉज अ डेफिशिएंसी
ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दैट पर्टिकुलर बॉडी, प्लास्टिक रॉड के पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, डेफिशिएंसी का मतलब होता है कम हो जाना, इन केस खुदा ना खास्ता किसी को ना पता वर्ड का मतलब, डेफिशिएंसी का मतलब कम हो जाना। तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी प्लास्टिक रॉड के पास, और बेटा जिस चीज के पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो जाते हैं, एंड दैट एक्चुअली कॉजेज टू हैव अ पॉजिटिव चार्ज ओवर इट। ठीक है, तो प्लास्टिक रॉड loses electron and becomes positively charged। आंसर डी हो जाएगा इसमें। Question number 28. Four resistors, each of resistance are connected in series with a cell of EMF E. The left to right, from left to right, okay, this is my left, this is right. What is the current in each of the resistor? बेटा सीरीज सर्किट है, करंट सेम रहता है। इसमें करंट डिफरेंट दिख रहा है, इसमें करंट डिफरेंट दिख रहा है, हम इस दोनों को काट देंगे, हमारा आंसर ए या डी में से कोई होगा। ठीक है, हर रेजिस्टर के अंदर कितना करंट है हमें ये पता करना है। ठीक है, V इक्वल टू आई आर का फॉर्मूला लगाओगे, आपके पास वोल्टेज E है, करंट I, रेजिस्टेंस जो हो जाएगा R प्लस आर प्लस आर प्लस आर। ठीक है, दैट इज E इक्वल टू 4R। ठीक है, I विल बी इक्वल टू E अपॉन 4R, E अपॉन 4R हो जाएगा। आंसर स्ट्रेट अवे ए हो जाएगा, सबको इक्वल अमाउंट ऑफ करंट मिलेगा बिकॉज इट्स अ सीरीज सर्किट, इट्स नॉट अ पैरेलल सर्किट। रिपीटेड क्वेश्चन आ गया भाई। 29. हाउ कैन 1 वोल्ट ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड? वोल्टेज होता है एनर्जी पर यूनिट चार्ज, एनर्जी का यूनिट होता है जूल, चार्ज का यूनिट होता है कूलम्स। तो जूल्स पर कूलम कहां पे है? 1 जूल्स पर कूलम। आंसर डी हो जाएगा, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 30. An X is a piece of wire with length L and the area A and the resistance R। ठीक है, तो R इक्वल टू रॉ L ओवर ए। सिंपल, लेंथ L है, एरिया A है, रेजिस्टेंस R लगी हुई है, रॉ रेजिस्टिविटी होती है। Wire Y is made from the same material and is connected to wire X to produce a component with a total resistance of R by 2। R by 2 की रेजिस्टेंस है, यानी R by 2 रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस आई है। अब हम देखो व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द Y एंड हाउ इज इट कनेक्टेड टू X। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा इसमें वक्त लगाऊंगा, जरा तवज्जो से सुनना क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप करने वाली चीज है। अगर आप इस चीज को देखें, फॉर्मूला है रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रॉ 2L अपॉन 0.25 A। ठीक है, अब जरा 2 डिवाइड बाय 0.25 करो, तो आंसर 8 आ रहा है। इसका मतलब है यहां पे जो आंसर है मेरे पास वो है 8 रॉ L ओवर ए। इसका मतलब है सिंपल 8R के बराबर। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस ऑफ एक्स 8R के बराबर है, पहली बात। इसका मतलब यहाँ पे भी रेजिस्टेंस 8R के बराबर है। अब मैं यहाँ की जरा रेजिस्टेंस निकाल लूँ, रेजिस्टेंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू रॉ 4L ओवर 4A। 4 से 4 कैंसिल हो गया, इसका मतलब ये रॉ L ओवर A के बराबर है। रॉ L ओवर A की जो रेजिस्टेंस है वो एक्चुअली R के बराबर है, तो मैं यहाँ बोलूंगा कि यहाँ पे RX की रेजिस्टेंस एक्चुअली R के ही बराबर है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस 8R है, यहाँ पे R है, यहाँ पे R है। देखते हैं जीजा, हम देखते हैं इसको। अगर आप पैरेलल में कनेक्ट करो, ऊपर रेजिस्टर R है और नीचे रेजिस्टर 8R है। मैं इसको थोड़ा सफाई से करूं और दूसरा कलर इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इसको पैरेलल में सॉल्व करते हो, एक रेजिस्टर है R, दूसरा रेजिस्टर है 8R। 1/R टोटल इक्वल्स टू 1/R प्लस 1/8R। ठीक है, ये इसका, अब हमने इसको सॉल्व करना है, दैट इज बेसिकली इक्वलेंट टू, कैलकुलेटर, 1/1 प्लस 1/8, दैट इज 9/8। तो 1/R टोटल इक्वल्स टू 9/8R। ठीक है,
तो आर टोटल विल बेसिकली बी इक्वल्स टू 8R/9। तो क्योंकि हम इसको रिवर्स करते हैं इसलिए मैंने यहाँ पे इसका रिवर्स करा है आपके सामने। तो मकसद ये है कि इन दोनों को कंबाइन करने के बाद क्या मेरे पास R/2 आ गया? जवाब है नहीं। इसलिए हम सिंपल क्या करेंगे, इसको हटा देंगे ऑप्शन से। अब बोला सीरीज के अंदर ये 8R है और ये R है। सीरीज के अंदर बेटा रेजिस्टेंस ऐड हो जाते हैं, R1 + R2 दैट इज 8R + R दैट इज इक्वल्स टू 9R। तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि मुझे R/2 चाहिए। अच्छा, इसकी रेजिस्टेंस R है और ये पैरेलल में सॉल्व करने को बोल रहा है। तो एक रेजिस्टर R आ गया और दूसरा रेजिस्टर भी R आ गया। ठीक है भाई। 1/R टोटल इक्वल्स टू 1/R + 1/R दैट इज बेसिकली इक्वल्स टू 2/R। तो R टोटल विल बी इक्वल्स टू R/2। आंसर आ गया सी। R/2 आ गया ना हमारे पास, ये देखें, ये R/2 आ गया। ये हमारी कैलकुलेशन से R/2 आ गया हमारे पास। इसलिए यहाँ का आंसर हमारे पास सी हो जाएगा। बिल्कुल एक्सप्लेन कर सकते हैं दोबारा। देखो मैंने क्या किया सबसे पहले, ये ये वाले रेजिस्टेंस और ये वाले रेजिस्टेंस को इस्तेमाल करके मैंने देखा कि RX जो है उसकी रेजिस्टेंस कितनी बन रही है। ठीक है, तो मैंने फॉर्मूला लगाया ρL/A। लेंथ इसकी 12 बन रही थी बेटा, और एरिया जो इसका बन रहा था ना वो बन रहा था 0.25। जब मैंने 2/0.25 करा तो मेरे पास आंसर 8 आया, कैलकुलेटर में सॉल्व किया था। तो ये 8/ρL/A है। ρL/A बेटा पूरा R के बराबर है, तो इसका मतलब यहाँ की रेजिस्टेंस 8R है, ये भी 8R है, ये भी 8R है। अब मेरा काम है इसको सॉल्व करना। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने इस तरीके से किया कि दोबारा ρL/A का फॉर्मूला लगाया और यहाँ पे मैंने जो लेंथ की वैल्यू 4L लिखी और एरिया की वैल्यू 4A लिखी। 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास ρL/A ही आ गया। ρL/A R के बराबर है। तो पता ये चला कि इसकी रेजिस्टेंस 8R है, इसकी रेजिस्टेंस भी 8R है, इसकी रेजिस्टेंस R है और इसकी रेजिस्टेंस भी R है। क्योंकि डायमेंशन सेम थे तो मैंने एक एक के लिए कैलकुलेट किया। अब दूसरा मरहला ये था कि सीरीज में रहेगा या पैरेलल में रहेगा। तो मैंने पहले इसको पैरेलल में अरेंज किया। मेरे पास एक रेजिस्टर R के अंदर था और दूसरा रेजिस्टर मेरा 8R था। मैंने पैरेलल में रखा इन दोनों को और फॉर्मूला लगाया ये 1/R टोटल का, 1/R + 1/8R। तो R टोटल विल बी, अब मैंने, अच्छा अक्सर स्टूडेंट ना इसको एलसीएम में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, प्लीज अपना वक्त बर्बाद नहीं करना। अपनी मैथ्स को इस्तेमाल नहीं करना यहाँ पे। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे उनके मैथ्स का बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत बुरा हाल होता है जिसकी नतीजा ये निकलता है कि गलती कर जाते हैं वो। तो कैलकुलेटर सिंपल इस्तेमाल करो, 1/1 + 1/8 का फॉर्मूला इस्तेमाल करो, ये 9/8 हो जाएगा। इसका रिवर्स करोगे ये 8/9 बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से फिर मैंने सीरीज के लिए सीधा सॉल्व करा। 8R + R, 8R + R हो गया 9R। फिर मैंने पैरेलल के लिए सॉल्व किया। एक R मेरे पास ऑलरेडी मौजूद था क्वेश्चन के अंदर, दूसरा R मैंने यहाँ का पिकअप किया और ये 2/R हो गया, ये R/2 हो गया। ठीक है, इस तरीके से। अगर ये भी नहीं समझ में आया तो इसको भी सॉल्व करके दिखा दूं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखो 2/1 आ गया आपके सामने। ठीक है, सही है, थैंक यू लीजा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। Which circuit contains a fuse and a diode? There is a diode, but there is no fuse. It's wrong. There's a fuse, there's a thermistor, there's a bulb, there's not a diode. There's a thermistor, there's a LED, ठीक है, but we have a bulb, we don't need this. We have a diode, we have a fuse, answer D हो गया। Free के marks। 32. How is energy transfer within a kettle that is powered by main supply? That is powered by main supply actually. Okay.
सो मेन सप्लाई में जब उसको पावर होती है, तब मेन सप्लाई में तो उसके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, ठीक है। और थर्म इलेक्ट्रिकल कैटल का काम होता है इलेक्ट्रिसिटी को थर्मल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करना, ठीक है। सो इलेक्ट्रिकल वर्क डन टू थर्मल एनर्जी। 33, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। द मैग्नेट मूव्स थ्रू अ कॉइल of wire as shown. The magnetic poles are produced at two ends of the coil as the magnet enters and as the magnet leaves the coil. Enters and leaves the coil. Which pole is induced at P when the magnet enters the coil? Which pole is induced at Q when magnet leaves the coil? यहाँ पे अप्लाई होगा लेंस लॉ। लेंस लॉ अप्लाई होना है। मैग्नेट करीब आएगा, उसको रोकने के लिए रिपेल करेगा, ठीक है। मैग्नेट दूर जाएगा, उसको रोकने के लिए अट्रैक्ट करेगा। ना दूर जाओ भाई, ना मेरे करीब आओ। ये मैग्नेट का, ये हमारी कॉइल का हिसाब है, ठीक है। So when it will come near, it will induce a similar pole. When it will go away, it will induce the opposite pole at P actually. तो जब ये करीब आ रहा होगा, तो जिस तरह यहाँ पे शो भी हुआ हुआ है, तो यहाँ पे नॉर्थ पोल और यहाँ पे साउथ पोल इंड्यूस हो जाएगा। द पोल एट P when the magnet enters the coil is a north pole, यानी A या B में से आंसर होना चाहिए। लेकिन जब यही मैग्नेट इस कॉइल से दूर जा रहा होगा, ये P है, ये Q, जब इससे ये अवे जा रहा होगा बेटा, तो ये इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। इस केस के अंदर यहाँ पे साउथ इंड्यूस होगा या नॉर्थ होगा। द पोल एट क्यू व्हेन द मैग्नेट लीव्स द कॉइल, तो यहाँ पे क्यू के ऊपर पोल क्या है, नॉर्थ पोल। तो आंसर इसमें ए हो जाएगा, दोनों में नॉर्थ नॉर्थ आ जाएगा। नेक्स्ट 34, a straight vertical wire carries the current in the direction shown. स्ट्रेट वर्टिकल वायर है, ठीक है। पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द वायर सीन बाय द ऑब्जर्वर व्यूइंग द वायर फ्रॉम द पोजीशन शोन। इसके लिए बेटा राइट हैंड ग्रिप रूल आपने इस्तेमाल करना होता है। तो चूंकि ये वायर इसमें करंट नीचे की तरफ है, तो इसकी डायरेक्शन ऑफ थंब भी नीचे की तरफ होगी, ठीक है। और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, वो अगर आप देखो, दैट इज बेसिकली इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। आप देखें वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर आ रहा है, तो इट्स इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और तो हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाले चाहिए, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर है। बाकी ये तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों ही है, तो ये तो गलत ही हो गया। ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये भी गलत हो गया। ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है। ये डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। 35, विच पार्ट ऑफ द डीसी मोटर रिवर्सेस द करंट। डीसी मोटर, मोटर है, current in the coil once every half rotation. It's split ring commutator, ठीक है। स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर का होता है, हाँ। अच्छा, बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं स्लिप और स्प्लिट। बेटा स्लिप जो होता है वो एसी जनरेटर्स के लिए होता है, ठीक है। एसी जनरेटर्स कंफ्यूज नहीं कीजिएगा प्लीज। अगर यही डीसी मोटर की जगह एसी जनरेटर होता तो फिर आप स्लिप रिंग्स इस्तेमाल करते, ठीक है। 36, which statement about the nuclide notation is correct, R or Z? R is the nucleon number, which is different for different isotopes of X. Okay. R is the proton number in which is same for different isotope of X. R is the nucleon number which is, अच्छा isotopes तो देखो, सबसे पहले तो हमें तय करना पड़ेगा R है क्या। R हमारा न्यूक्लियन नंबर ही है। Nucleon number. What is a nucleon number? Nucleon number is the sum of protons and sum of neutrons. ठीक है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम होता है। और न्यूक्लियन नंबर आपने केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ा होगा, आइसोटोप्स का डिफरेंट होता है, ठीक है। आंसर ये हो जाएगा। Z क्या है, कोई Z बता सकता है Z क्या चीज है? एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन नंबर भी जिसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। During a radioactive experiment, the background reading is 28 counts per minutes. ये हमारे पास आएगा 28 counts per minutes. The radioactive source is placed 2 centimeter in front of a detector which is connected to a counter. Acceptable बात है, 2 centimeter है, ठीक है।
द काउंटर रीडिंग आर टेकन, अच्छा 2 सेंटीमीटर है, इसका मतलब है अल्फा बीटा गामा तीनों की पॉसिबिलिटी बन सकती है। कभी कभार एग्जामिनर चालाकी ये करता है कि वो 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रख देता है, उस केस के अंदर अल्फा ओमिट हो जाती है क्योंकि अल्फा कैन नॉट ट्रेवल मोर देन 10 सेंटीमीटर इन द एयर। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा बीटा गामा तीनों की पॉसिबिलिटी बन सकती है, मकसद ये था बात करने का। The counter reading are taken with and without sheets of different materials placed between the source and the detector. No sheet, जब कोई शीट नहीं थी तो 750। ठीक है, जब थिन कार्ड लगाया तो 750। अब थिन कार्ड से कौन सी रुकनी चाहिए? अल्फा, क्योंकि अल्फा कैन सिंपली बी स्टॉप बाय इवन अ थिन पीस ऑफ पेपर। अगर रीडिंग के अंदर चेंज नहीं आया हमारा, इसका मतलब क्लियर है कि यहाँ पे अल्फा प्रेजेंट नहीं है, वरना रीडिंग के अंदर चेंज आ जाता। रीडिंग के अंदर चेंज आना चाहिए था अगर अल्फा प्रेजेंट होती। दैट मीन्स अल्फा वाले सारे ऑप्शन कैंसिल कर दो भाई, अल्फा नहीं है, अल्फा नहीं है, अल्फा नहीं है, सीधा सीधा आंसर डी हो जाएगा, फिर और क्या बचा हमारे पास। नेक्स्ट 38। A radioactive isotope is injected into the patient as part of the medical test. The radiation emitted is detected outside the body. What are suitable properties of this isotope? सही है, अब ये हमारे पास एक पर्टिकुलर आइसोटोप है। ठीक है, हमें क्या बोला जा रहा है? हमें ये बोला जा रहा है कि जो आइसोटोप हमारे पास मौजूद है, इस आइसोटोप के अकॉर्डिंगली, ठीक है, इस आइसोटोप के अकॉर्डिंगली हमें ये बताइए कि कौन सा सूटेबल है, रेडिएशन टाइप कौन सी सूटेबल है, और हाफ लाइफ भी बताइए। ठीक है, तो इसमें अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करो तो जो इसमें रेडिएशन टाइप होनी चाहिए वो सी होनी चाहिए। अब क्वेश्चन है सी क्यों होनी चाहिए, कि गामा रेडिएशन क्यों एमिट हो? गामा रेडिएशन इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर अगर वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप मौजूद है तो उसका पर्पस है डायग्नोस करना। अगर अल्फा के रखें तो अल्फा तो बॉडी के अंदर रह जाएगी, वो तो बाहर ही नहीं आएगी, तो बाहर जो डिटेक्टर लगा हुआ है वो कैसे डिटेक्ट करेगा? तो गामा रेडिएशन चूंकि उनकी हाई पेनिट्रेटिंग पावर होती है तो वो बाहर निकल के आ सकते हैं। ठीक है, बीटा की भी इतनी पेनिट्रेटिव पावर नहीं होती, गामा इसमें बेस्ट होती है। दूसरा, देखो, दूसरी चीज है हाफ लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्यू आवर्स फ्यू ईयर्स। अब कोई भी नहीं चाहेगा कि उसकी बॉडी चंद सालों तक रेडियो एक्टिव रेडिएशन रिलीज करे, कोई भी नहीं पसंद करेगा। वो चाहेगा कि अगर मैं कोई टेस्ट करा रहा हूं तो वो चंद घंटों के लिए वो चीज रहे, रेडिएशन एमिट हो, जो भी बॉडी को, सारे बॉडी को डैमेज तो होता है। ठीक है, जो हल्का फुल्का डैमेज होना है वो हो, लेकिन सालों तक तो नहीं हो ना। अब वो सालों तक रेडिएशन निकले जा रही है तो ये तो कोई भी पसंद नहीं करेगा। तो इसलिए हाफ लाइफ ओनली फ्यू आवर्स होनी चाहिए, तो आंसर इसका स्ट्रेट अवे 38 का हमारे पास सी हो जाएगा। ठीक है, ये इसका पीछे की लॉजिक है, तो इसको थोड़ा सा समझना नेसेसरी था एक्चुअली। हाँ, ज्यादा नहीं रख सकते। गामा एज इट इज मोर पेनिट्रेटिंग, बिल्कुल ऐसा ही है। नेक्स्ट 39। A student writes the four statements about the solar system. The light takes approximately 3 times 10 with the power of 8 seconds to travel from sun to earth. No way, नो वे, इतना टाइम थोड़ी ना लगता भाई, सिर्फ 8 मिनट्स लगते हैं। एक बात मैं आपको बताता चलूं, 8 मिनट्स लगते हैं लाइट को सन से अर्थ तक आने में। दैट इज 8 टाइम्स 60 कर लो, 8 6 5 30, 6 6 7 40, 8 5 40। अल्लाह तोबा, टेबल दिमाग से निकल गए। 8 5 40, 8 6 48, तो 480 सेकेंड, 480 सेकेंड्स हो जाएंगे। ठीक है, तो 480 सेकंड लगते हैं भाई, इतने सेकंड नहीं लगते, वन गलत हो जाएगा, तो वन इसमें है, ये भी गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं। द अर्थ टेक्स अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स टू रोटेट ऑन इट्स एक्सिस, बिकॉज इसी वजह से तो डे और नाइट होता है, बिल्कुल सही बात है। द मून टेक्स 1 मंथ टू ऑर्बिट द अर्थ, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। मून को 1 महीना लगता है हमारे अर्थ के अराउंड रोटेट करने में, सही है, दैट्स ट्रू। द सन टेक्स अप्रोक्सीमेटली 365 days टू ऑर्बिट द अर्थ। सन ऑर्बिट नहीं करता, अर्थ ऑर्बिट करता है। ठीक है, तो आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये काफी कैची था। सर कहीं 28 डेज लिखा होता है, हाँ वो 28 डेज 1 मंथ ही कंसिडर होता है लूना कैलेंडर के हिसाब से।
ठीक है, तो लूनर कैलेंडर एक एक्सेप्टेबल कैलेंडर है भाई, तो उसको कंसिडर किया जाता है। और ज्यादा बेहतर कैलेंडर मंथ्स के हिसाब से तो लूनर कैलेंडर ही है। उसको तो बस समझ लो कि क्या बोला जाए, गुलामी में हमने एक्सेप्ट किया हुआ है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल को। व्हाट इज नेवर फॉर्म्ड बाय एक्सप्लोजन ऑफ रेड सुपर जाइंट? रेड सुपर जाइंट से क्या नहीं बनता भाई? व्हाइट डॉर्फ। व्हाइट डॉर्फ किससे बनता है फिर? रेड जाइंट से बनता है, रेड सुपर जाइंट से नहीं बनता। रेड सुपर जाइंट से हैवियर एलिमेंट्स, जब धमाका होता है तो हैवियर एलिमेंट्स क्रिएट होते हैं, जैसे यूरेनियम और प्लूटोनियम। और फिर वो जो है, या तो जिस जिस एक्चुअली इसके एक्सप्लोजन को हम सुपरनोवा बोलते हैं। और ये फिर कन्वर्ट होता है दो चीजों के अंदर, या तो वो न्यूट्रॉन स्टार के अंदर कन्वर्ट होता है या ब्लैक होल के अंदर कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो आंसर सी हो जाएगा। तो इसके साथ हमारा पेपर ये कंप्लीट होता है। और अगर अभी भी किसी को कोई क्वेश्चंस हैं तो वो पूछ सकता है। मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देता हूँ। थैंक यू सो मच।